अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होगे। आज 14 जनवरी 2024 है और आज की वीडियो हमारी सीमेंट कंपनी सेक्टर के हवाले से एक शेयर है फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। इसके हवाले पे इस वीडियो बनाने का आज रीज़न ये था कि मैंने एक दो रिसर्चेस पढ़ी इस शेयर के हवाले से, तो मैंने सोचा इसके बारे में ज़रूर थोड़ा सा क्लेरिफाई करूँ इस कंपनी के पोटेंशियल के हवाले से। और और जैसा कि मैंने इसको पहले भी हिस्ट्री में कवर किया था, मैंने बताया था कि अच्छा शेयर है, खासतौर पे जब इसकी कैपेसिटी रिसेंटली एक न्यूज़ आई इसकी बेसिस पे। तो इस पे मैं कवर करूंगा अभी इस उस प्रेजेंटेशन को मैंने यूज़ करते हुए मजीद थोड़ा सा उस प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करते हुए प्रेजेंट कर रहा हूँ वापस। एक डेढ़ महीने पहले मैंने बनाई थी और बताया था। अब वीडियो पे आगे प्रेजेंटेशन पे आगे चलने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब और लाइक कर लें, ताकि मजीद इस तरह की मजीद हौसला अफजाई मिलेगी और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस में इंशाल्लाह टाइमली लेके आऊँगा। एजेंडा की बात करें तो आज के एजेंडे में वही स्टैंडर्डाइज स्टेप है, जिसमें कंपनी के ओवरव्यू सेक्टर के बारे में कुछ बताऊंगा, फिर न्यूज़ बताऊंगा, कोई रिसेंट न्यूज़ है जिसकी एक्सपेंशन के बारे में खास तो बताऊंगा न्यूज़ में, फाइनेंशियल हाइलाइट्स के बारे में बताऊंगा, शेयर प्राइस के बारे में बताऊंगा और डिविडेंड का बताऊंगा देती है नहीं देती, और आखिर में मेरा व्यू। कंपनी के ओवरव्यू की बात करें तो कंपनी करती क्या, सीमेंट बनाती है और खास सीमेंट बनाती है इसके लोकेटेड अटक रावलपिंडी के नियर बाय लोकेटेड है। और इसके बाद इसके 3 प्लांट्स है जो यहाँ पे मेंशन, 4 लोकेशंस पे इसके प्लांट्स है जो मेंशन हुए हैं। तो और ये जब इस जगह पे प्लांट है तो ये कवर करती है इन एरियाज को जो इसके नियर बाय बाय। रिसेंटली इसकी कैपेसिटी 6,500 इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से इसकी नई कैपेसिटी तकरीबन 10,500 टन पर डे हो गई। तो जिसकी और इस न्यू कैपेसिटी की बेसिस पे इसको थर्ड लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी बन गई, प्रोड्यूसर बन गई कंट्री में। जो यहाँ दिख नजर आ रहा है कि आप देख सकते हैं कि 6,825 एडिशन हुई, तो अब ये 10,000 के करीब इसकी कैपेसिटी पहुंच गई। पहले 3,675 थी, तो और अभी 6,800 इंक्रीज हुई, तो 10,500 के करीब कुछ पहुंच गई। ये सर्कुलर था, नवंबर 30 नवंबर का आया था, जो मैंने पिछली स्लाइड में कवर किया था, जिसमें ये बता रहे हैं कि इनकी कैपेसिटी अब मजीद बढ़ गई है और इसका इम्पैक्ट हम फ्यूचर में देखेंगे। अच्छा, इसकी कैपेसिटी बढ़ने पे मैंने लास्ट स्लाइड में ये कवर नहीं किया था, इसकी कैपेसिटी बढ़ने का इम्पैक्ट क्या होगा। एक सीमेंट कंपनी है, जब इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, सबसे पहले तो जब कैपेसिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली इसकी प्रोड्यूसिंग पावर बढ़ जाएगी, प्रोड्यूस ज़्यादा कर सकेगी और ज़्यादा बेच सकेगी। लेकिन इसके 2-3 इम्पैक्ट हैं और फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ये कि इसको बड़ी मैन्युफैक्चर सीमेंट मैन्युफैक्चर बन गई। ठीक है, एक तो अच्छे पॉइंट है, खास तौर पे इसकी फाइनेंसिंग के हवाले से, जब बड़ी कंपनी है तो बड़े ज़्यादा सेल भी कर सकती है। ये दूसरी चीज़, ये इसकी लोन रिपेमेंट, जो अगर ज़्यादा सेल करेगी तो उसका कैश भी ज़्यादा जनरेट होगा, तो लोन रिपेमेंट इजी होगी। इस कंपनी पे लोन बहुत ज़्यादा है मेरे ख्याल में, इसके एसेट कम है, करंट लाइबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, और खास तौर पे इसके लोन वैसे इसके पेरेंट कंपनी से लिए हुए इंटरेस्ट फ्री हो, लेकिन फाइनेंसिंग बड़ा चैलेंज है, फाइनेंस गियरिंग वाइज ये बहुत ही अच्छी कंपनी नहीं कहलाएगी। तो जब कैपेसिटी बढ़ेगी तो लोन रिपेमेंट थोड़ा सा आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। मैंने कुछ रिसर्चेस पढ़ी थी जो रिसेंटली पब्लिश हुई थी, इसे किसी एक ब्रोकर ने पब्लिश की थी, जिसमें बताया था कि इसका लोन रिपेमेंट दो 2024 25 25 में अच्छा खासा सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आएगा, या मेजर पोर्शन ही पे कर, नॉट मेजर पोर्शन, अच्छा खासा पे ऑफ करना की कैपेसिटी आ जाएगी इसकी पास, बिकॉज क्योंकि रेवेन्यू बढ़ेगा और प्रॉफिट बढ़ेगी और कैश भी बढ़ेगा इस हिसाब से। बाकी पोटेंशियल टारगेट ये, जब इसकी कैपेसिटी तकरीबन 3,500 से 6,500 मजीद बढ़ गई, 10,000 पे बढ़ गई, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि इंक्रीज जो रेवेन्यू इंक्रीज करे 40 से 50% करेगा। और इसी तरह अर्निंग, नेट अर्निंग में 10 से 15% करेगी इंक्रीज 2024 में। तो और फिर इसी तरह 2025 में इसी तरह ये रेशो बरकरार रहेगा, ये थोड़ा बढ़ता रहेगा। अच्छा, इसकी वजह क्यों है, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ 40 से 50% इंक्रीज होगा, क्यों 100% से ज़्यादा नहीं होगा, जबकि कैपेसिटी तो 3,500 से 10,500 हो गई, कैपेसिटी डबल से ज़्यादा हुई है, लेकिन क्यों इंक्रीज होगा, इसकी मैं एक वजह बताता हूँ। जब कैपेसिटी ज़रूर इसकी इंक्रीज हुई है, लेकिन ज़रूरी नहीं है उस वो कैपेसिटी को फुली यूटिलाइज कर सकेगा। इससे मुराद ये है कि भाई उसकी कैपेसिटी आप 10,500 टन बना के बनाने की कैपेसिटी ज़रूर है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है इसके पास ऐसा कस्टमर भी खड़ा हो जो 10,500 टन पर डे ले। एक चीज। दूसरी चीज ये, जब कैपेसिटी बढ़ती है ना तो इसके साथ साथ उसके खर्चात भी बढ़ते हैं, जितना बड़ा हाथी उतना बड़ा दरवाजा भी होता है, करवाना पड़ता है। तो इसी तरह यही कॉन्सेप्ट की बेसिस पे जब ये इतनी बड़ी फैक्ट्री और उसका एक्सपेंड करेगी तो उसका डिप्रिसिएशन भी हिट पड़ेगा, प्लस इसको रनिंग के लिए एक फाइनेंस कॉस्ट पैसे की भी जरूरत पड़ेगी।
तो ये चीज भी बढ़ेगी साइमल्टेनियसली। तो इसलिए मैं समझता हूँ जो नेट इंक्रीज जो नजर आएगा ना, रेवेन्यू का, तो मैंने जैसे जिक्र किया कि कस्टमर होगा तभी वो 100% यूटिलाइज कर सकेगा। मैं समझता हूँ 40 से 50% लाजमी इसकी पास थोड़ा सा गैप है या डिमांड और सप्लाई में, जो कि मीट कर देगा, जो जिसका इम्पैक्ट 40 से 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, मेरी नॉलेज और मेरी रिसर्च की बेसिस पे। और जो नेट इंक्रीज जो रेवेन्यू पे आएगा ना, वो 10 से 15% होगा। उसकी ऑब्वियसली वजह ये कि डिप्रिसिएशन भी लेस होगा ऑफिस में, ये भी वजह, फाइनेंस कॉस्ट भी लेस होगी। बाकी नेगेटिव इम्पैक्ट का जैसे मैंने ऊपर कवर किया, और यही वजह है कि नेगेटिव इम्पैक्ट ये होगा, डिप्रिसिएशन बढ़ेगी, फाइनेंस कॉस्ट भी बढ़ेगी। और एक चीज़ याद रखना, अगर इमीडिएटली इनके पास कस्टमर नहीं होगा तो इमीडिएट डिप्रिसिएशन का एक्सपेंस जरूर होगा, लेकिन रेवेन्यू नहीं होगा। तो ये भी नजर आएगा पहले क्वार्टर में और दूसरे क्वार्टर में। इसके बाद फाइनेंशियल हाइलाइट्स की बात करें तो फाइनेंशियल हाइलाइट्स में मैंने 2023 का ईयर एंड के अकाउंट्स का ये स्नैपशॉट लिया, जो ये इंडिकेट कर रहा है 22 में इतना था, 23 में बढ़ गया। लेकिन मैंने डिटेल में इसकी बैलेंस शीट और पीएनएल शो नहीं किया। एक इसकी वजह ये कि अब इसकी कैपेसिटी बढ़ी ना, तो काफ़ी चीज़ें वेरी करेंगी और काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, एक चीज़। तो मैं समझता हूँ कि फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर होती जा रही है, लेकिन और इसी तरह बेहतरीन की तरफ जाएगी 2024 में, क्योंकि इसकी नई एक्सपेंशन की वजह से। एक चीज़, दूसरी चीज़ की, ये कंपनी अगर देखा जाए ना तो प्रॉफिट जरूर बनाती है, ठीक है, लेकिन इसका अच्छा खासा हिस्सा ना, एक माइंड में रखना, फाइनेंस कॉस्ट में अच्छा खासा हिस्सा जाता है, क्योंकि लोन इसका बहुत ज्यादा है, बहुत अननेसेसरी ज्यादा है। ठीक है, तो इसी वजह से ये अंडर वैल्यू शेयर था, और इसी वजह से इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम दूसरी सीमेंट सेक्टर से कवर करें तो बहुत ज्यादा एक वैल्यू, बस बहुत ज्यादा हाई वैल्यू पे एज कम्पेयर टू इसके इसकी प्राइस टू अर्निंग देखें तो। और इसकी डेफिनेटली वजह ये कि देता भी डिविडेंड वगैरह कुछ नहीं देता, तो उसके अंडर प्रेशर है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि रेवेन्यू नंबर्स और फाइनेंशियल इस 2024 से अच्छे खासे ज़्यादा होंगे। जैसे मैंने पिछली स्लाइड में जिक्र किया कि वो अ, तकरीबन 40 से 50 रेवेन्यू बढ़ेगा और 10 से 15 नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। तो हम उस पर हम देखेंगे, मैं जैसे नेक्स्ट क्वार्टर के जो भी इमीडिएट क्वार्टर आएगा इस एक्सपेंशन के बाद, मैं उस पर कवर करूंगा प्रेजेंटेशन बना के। फिर हम देखेंगे वहां से। बाकी इसकी शेयर प्राइस और डिविडेंड की बात करें, शेयर प्राइस मैंने जब नवंबर में वीडियो बनाई थी तो ये तकरीबन 17.5 पे था। उस वक्त मैंने बोला था इसको उठाओ, लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा अच्छा है। और अभी 2 रुपये तकरीबन, 17.5 से 19.5, 2 रुपये 10-11% बढ़ चुका है। तो मैं अभी भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि मजीद ऊपर जाएगा, और ऑब्वियसली इसी वजह से। एक सेकेंड। हाँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये तकरीबन मजीद ऊपर जाएगा, इसकी वजह की एक्सपेंशन है और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट है। जब पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा तो इसका पी रेशियो को बरकरार रखते हुए ये भी ऊपर बढ़ेगा, प्राइस शेयर भी ऊपर बढ़ेगा। बाकी डिविडेंड पेइंग स्टॉक ने हिस्ट्री में डिविडेंड नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया कि इसके पास डिविडेंड की कैपेसिटी नहीं थी, पैसे ही नहीं थे, तो ये कैसे देता। बाकी एनालिस्ट, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में जिक्र किया, एनालिस्ट बड़े पॉजिटिव हैं, और कुछ एनालिस्ट प्रिडिक्ट करने के तकरीब अभी तक इस पे 2 रिसर्च रिपोर्ट्स आई हैं, 2 फेमस ब्रोकर्स की। तो आप वो देख सकते हैं, पब्लिकली अवेलेबल है। मतलब उनके जो उनके ट्रेडर्स हैं उनके लिए अवेलेबल है। तो अगर वो आपको इल्म में होगा तो आप जाके देख सकते हैं उन्होंने क्या प्राइस टारगेट दिया। मैं एक ट्रेडर के पास मेरा अकाउंट है, तो मैं इस पर देख रहा था, उसने 28.9 का प्राइस टारगेट किया है जून 24 के लिए। मुझे ऐसा लगता है 28.9 अचीवेबल है, बिल्कुल है। जून तक अचीवेबल नहीं हो, लेकिन ये जून इसका ईयर एंड है, आई थिंक। मैं समझता हूँ कि जब ईयर एंड के रिजल्ट आएगा तब नजर आएगा इसका ये 28 नंबर। और मुझे आई एम वेरी होपफुल कि ये हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? एक तो जब इसकी कैपेसिटी की न्यूज़ है, अगर मैं पिछले साल से जाऊँ तो इसके पिछले साल में 10 साढ़े 10 पे ट्रेड कर रहा था। अगर जो सही हकीकत बात करूँ ना, तो अभी इसकी कैपेसिटी डबल से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसकी प्राइस तकरीबन अगर डबल भी है, अगर कैपेसिटी सिर्फ डबल होती ना तो प्राइस 20 रुपये होनी चाहिए थी। अभी डबल से ज़्यादा उसने इंक्रीज किया, तो आई एक्सपेक्ट कि 24 25 ईजिली अचीवेबल है इस करंट सिनेरियो में। एक चीज़, दूसरी चीज़, मार्केट में अभी थोड़ा सा ऊपर अपसाइड का पोटेंशियल है, तो मैं इसलिए इस बेसिस पे मुझे लगता है कि 28 मुश्किल नहीं है इस शेयर के लिए, लेकिन जून में नहीं होगा, हो सकता है सितंबर अक्टूबर में हो जाए। तो इसलिए अचीवेबल है, तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं एटलीस्ट फॉर, अगर आपने कैपिटल डिविडेंड के लिए नहीं, क्लियर मैसेज, डिविडेंड के लिए नहीं, अगर कैपिटल अप्रिसिएशन के बाय बाय करके रख दें इसको, बार बार रोज मॉनिटर नहीं करें, अदरवाइज फिर आपको वो एक फ्रस्ट्रेशन होगी कि शेयर में क्यों नहीं आई। स्लोली ग्रेजुअली बढ़ेगा और अपने उस पर जाएगा, 27 28 26 27 28 के बीच करीब ही पहुंच जाएगा बहुत इजीली।
अगस्त सितंबर सितंबर एंड तक, जब इसके एनुअल रिजल्ट्स आएंगे। बाकी अब मेरा व्यू क्या है, जैसे मैंने अपना व्यू साथ साथ में बताता है प्रेजेंटेशन में, कि एक तो कंपनी ग्रोइंग फेस में अब आ गई, पहले नहीं थी, अब आ गई एक्सपेंशन के बाद। बाकी मैं इसके एनुअल अकाउंट्स पढ़ रहा था और उसके फ्यूचर पोटेंशियल और प्रोस्पेक्ट पढ़ रहा था, उसमें इन्होंने क्लियर लिखा था कि भाई अभी एक्सपोर्ट भी करेंगे, कि अगर बॉर्डर सिचुएशन अलाउ करती, मतलब बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन अलाउ करती तो। फिर इसके तीसरी चीज में रिसर्च कर रहा था उस पर्टिकुलर रीजन में कि सीमेंट की क्या डिमांड है। मैं ये देख रहा था सीमेंट की डिमांड तो अच्छी खासी है, खास तौर पर स्पेशली जो इस्लामाबाद को जो 4 जोन में तोड़ा, ABCD। तो मैं समझता हूँ कि उसकी एक्सपेंशन में अच्छी खासी डिमांड वहाँ पर एग्जिस्ट करती है, मजीद और भी बढ़ेगी डिमांड, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने काफ़ी टाइम से डिप्रेस थी, और जितनी एक्सपेक्टेशन है पूरी दुनिया पर, खासतौर पर पाकिस्तान में लोग कंस्ट्रक्शन साइड और बिल्डिंग साइड पे ज़्यादा फोकस करें, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पे फोकस करें। तो इस कंसिडरिंग दैट मुझे लगता है इस सेक्टर में, ये ग्रोइंग सेक्टर है फिलहाल पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से। बाकी एक दो चीज़ों में इसकी मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा इसके फर्स्ट क्वार्टर के अकाउंट्स देख के, जिसमें मैं देख रहा था इन्होंने अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो और इसकी कम करने का तरीकेकार ये ग्रीन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, खासतौर पर जैसे कि सोलर पैनल का उन्होंने जिक्र किया था अपने अकाउंट्स में, कि सोलर पैनल की कैपेसिटी उन्होंने बढ़ा दी 20 मेगावाट से 40 कर दी। तो ये भी बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप है, और ये इंडिकेट करता है कि कंपनी कॉस्ट को कम करने के लिए या रोकने के लिए कोशिशें कर रही है। तो जो कि बड़ा पॉजिटिव स्टेप है मेरी नज़र में। और फिर मैं इसलिए इसको इस बेसिस पे बोलूंगा कि बाय के लिए स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, इसको बाय करें। और लॉन्ग टर्म में ज़्यादा लॉन्ग नहीं, 1 साल तक ना रखे, लेकिन 26 27 आ जाए, आई थिंक इसको एग्जिट करके देयर अदर शेयर्स पे मूव ऑन करना चाहिए। 26 27 का टारगेट ने, तो एटलीस्ट इसको अगर फॉरन अचीव हो जाए तो एग्जिट कर जाए, अगर अचीव ना हो तो आई थिंक सितंबर अक्टूबर तक रोके इसको होल्ड करें, तो ज़रूर एक अच्छा बेनिफिट दे जाएगा। अभी 19 पे, अगर 19 से अगर 27 और 28 पे ही पहुंचता है तो तकरीबन अराउंड 30 40% से ज्यादा इस पे ये रिटर्न है। तो आई थिंक इज नॉट अ बैड आइडिया। बाकी जनरली एक ये चीज़ है कि हम सुन रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट सेकंड क्वार्टर में रिड्यूस होगा। इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होगा तो इसके बाद अच्छा खासा लोन है, तो उसके इंटरेस्ट कॉस्ट पे एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज नजर आएगा। तो मैं समझता हूँ ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है उसके लिए, इसीलिए मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए बोलूंगा कि भाई बाय कॉल। 27 27 28 ईजी है, मुश्किल नहीं है। और 27 अचीव अगर पहले ही हो जाए, जैसे 2 3 महीने में हो जाए, तो आई थिंक उसको सेल करके दूसरे शेयर की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। वैसे यही मेरा व्यू है। आई थिंक मैं कोशिश की कि मैं समझा सकूँ अपना पॉइंट, और होपफुली इसी बेसिस पे आप अपने आपको रिसर्च करने में इजी होगी और अपने डिसीजन लेने में आसानी होगी। आप ज़रूर अपनी रिसर्च करें, मेरी चीज़ों पे मुनस्सर ना रहें। आप ज़रूर अपनी रिसर्च करने के बाद डिसाइड करें कि भाई आया ये इसमें वर्थ है नहीं है। मैंने अपनी मेरी प्रेजेंटेशन एटलीस्ट आपको डायमीटर्स और पैरामीटर्स बता देगी किस एंगल में आपको रिसर्च करनी है। ऐसे यही मेरा है। अगर कोई चीज़ मिस आउट की तो लाजमी बताएं, इंशाल्लाह मैं इसको कवर करूंगा। जज़ाकल्लाह। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, तो मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आएगी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।